नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देखा जाए तो देश की सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मोदी सरकार हर उस शख्स और संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार के दीमक से देश को खोखला करने में जुटे हैं। मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए न सिर्फ भ्रष्ट राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है, बल्कि दूसरे रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में रोड़ा बने ऐसे कई भ्रष्ट अफसरों को जबरन रिटायरमेंट देकर नौकरी से बेदखल किया है। साथ ही कई भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अफसरों तक को जेल में पहुंचाया है। अब इसी कड़ी में ईडी पूरे देश में करप्शन के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में है। एक के बाद एक कई जगह एक साथ छापेमारी की जा रही है। दिल्ली से लेकर हिमाचल तक ईडी ने रेड मारी है और इस छापेमारी में जांच एजेंसी के हाथ करोड़ों का खजाना लगा है। तो कैसे ईडी ने अब कंपनियों पर कसा शिकंजा, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक में ईडी का बड़ा एक्शन, इंपीरियल ग्रुप पर विदेशी संपत्तियों का खुलासा। हिमाचल प्रदेश का नामी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप इंपीरियल इस वक्त सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 19 और 20 सितंबर को दिल्ली और हिमाचल में ग्रुप के प्रमोटर मानविंदर सिंह और उनकी पत्नी सागरी सिंह के परिसरों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 80 करोड़ की अघोषित विदेशी संपत्ति सामने आई, जिसमें थाईलैंड में लग्जरी विला, प्राइवेट हेलीकॉप्टर और विदेशी बैंक अकाउंट्स तक शामिल है। जांच एजेंसी का साफ कहना है कि यह मामला विदेशी प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के उल्लंघन से जुड़ा है, जो आगे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तक भी पहुंच सकता है और इस मामले में हजारों करोड़ के लेन देन का खुलासा भी हो सकता है। इंपीरियल ग्रुप की कहानी हिमाचल के पहाड़ों से जुड़ी है। 2005 में मानविंदर सिंह ने शिमला से छोटे स्तर पर रियल एस्टेट कारोबार शुरू किया। उनका विजन था पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। देखते ही देखते कंपनी ने हॉस्पिटैलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री ली और आज इसका मुख्यालय शिमला में है और दिल्ली एनसीआर में भी ऑफिस है। चेयरमैन मानविंदर सिंह पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और उनकी पत्नी सागरी सिंह कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को संभालती हैं। ग्रुप के पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं और इसका अनुमानित यानी जो सालाना टर्नओवर है वो 300 से 400 करोड़ तक पहुंच चुका है। इंपीरियल ग्रुप का फोकस हमेशा पर्यटन केंद्रित रियल एस्टेट और हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटल्स भी इस कंपनी ने खूब बनाए। शिमला, मनाली और कांगड़ा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे इंपीरियल ग्रीन्स शिमला और इंपीरियल हाइट्स मनाली, जिनकी वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। हिमाचल सरकार के साथ साझेदारी में सड़क, ब्रिज और टूरिज्म हब्स का निर्माण तक शामिल है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से इंपीरियल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा कसा है तो सीधे तार कांग्रेस से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में घोटाला तो होना ही था। पर्यटक और निवेशकों के लिए विला और अपार्टमेंट्स बनाए गए, निर्यात विस्तार किया गया। कंपनी ने यूएई और सिंगापुर में भी कई निवेश किए हैं, लेकिन जो उनका मेन फोकस था वो हिमाचल ही था। ग्रुप का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल टूरिज्म पर आधारित है, जहां पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन बिल्डिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। 2024 में कंपनी को आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। भले ही कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और सारे आंकड़े पब्लिक ना करती हो, लेकिन जो अनुमानित डेटा बताता है कि 2024 में ग्रुप का टर्नओवर 300 से 400 करोड़ रहा, जिसमें 15% साल दर साल ग्रोथ दिखी। प्रॉफिट भी 50 से 70 करोड़ के बीच रहा। मार्जिन भी 15 से 18% तक। कंपनी का डोर टू डोर इक्विटी रेशियो भी 0.3 है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत बताता है। हाल ही में 2025 में कंपनी ने मनाली में 200 करोड़ का नया लग्जरी रिजॉर्ट्स भी लॉन्च किया। तो जिस तरह से ये पूरा जो कंपनी है, मतलब एक छोटे से रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया गया और उस बिजनेस से ये कंपनी हजारों करोड़ों में खेलने लगी,
कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर इस कंपनी ने निवेश ना किया हो। लेकिन जिस तरह से फेमा के तहत इस पर कार्रवाई की गई है, जो बाद में ईडी यानी मनी ट्रेलिंग के मामले भी सामने आने वाले हैं, यानी हजारों करोड़ के जो अब घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे इंपीरियल ग्रुप पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। विदेशी प्रॉपर्टी और पैसे से जुड़ा मामला। ईडी के मुताबिक इंपीरियल ग्रुप पर आरोप है कि उसने बिना आरबीआई के मंजूरी के थाईलैंड और यूएई जैसे देशों में बेनामी प्रॉपर्टीज और एसेट्स खरीदे। विदेशी बैंक अकाउंट्स और फंड ट्रांसफर की डील करीब 300 करोड़ की है, जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन से जुड़ी बताई जा रही है। अगर फेमा उल्लंघन साबित होता है तो कंपनी की संपत्ति जब्त हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है। साथ ही एजेंसी ने इशारा किया है कि मामला पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी आगे बढ़ाया जा सकता है। इंपीरियल ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगी। कंपनी का यह भी कहना है कि वो हमेशा कानूनी ढांचे के भीतर रहकर काम करती आई है। हालांकि हिमाचल के बिजनेस सर्कल में यह मामला बड़ी हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि इंपीरियल ग्रुप्स अब तक लग्जरी रियल एस्टेट और टूरिज्म सेक्टर में एक भरोसेमंद नाम भी माना जाता था। सरकार के साथ यहां पर जिस तरह से इनके रिश्ते सामने आए हैं, उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू की सरकार है और कांग्रेस की जिस तरह से कारोबारियों को आगे बढ़ाने में भूमिका रही है, उसको लेकर अब कांग्रेस भी इस मामले को लेकर जांच के दायरे में आ सकती है। पीएसीएल लिमिटेड पर ईडी का एक्शन। और इससे पहले ईडी ने पीएसीएल लिमिटेड मामले में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पंचकुला में करीब 696 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के तहत की गई। इससे पहले भी ईडी इस मामले में कई बार कार्रवाई कर चुकी है। पीएसीएल लिमिटेड और इसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने लाखों लोगों से निवेश के नाम पर करीब 48,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। कंपनी ने सामूहिक निवेश योजना चलाकर लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच दिया और फिर पैसों का गबन कर लिया। इस घोटाले की जांच 2014 में दर्ज हुई सीबीआई की एफआईआर से शुरू हुई थी, जिसमें पीएसीएल लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड और कंपनी के संस्थापक यानी फाउंडर निर्मल सिंह भंगू समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच में सामने आया कि निवेशकों से जुटाए गए पैसों को अलग अलग शैल कंपनियों के जरिए घुमाकर छिपाया गया और उसे गैर कानूनी यानी कि उसे कानूनी तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। इन्हीं पैसों से अलग अलग कंपनियों के नाम पर 11 प्रॉपर्टीज खरीदी गई, जिनकी कीमत करीब 696 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन कंपनियों में डीएसएसएस मेगा सिटी प्राइवेट लिमिटेड, सरमती रियल्स प्राइवेट लिमिटेड, सरमती टेक्नो बिल्डी प्राइवेट लिमिटेड और शिव मेगा सिटी जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं और भी कई बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी इसमें शामिल है। अब तक की ईडी की बड़ी कार्रवाई। इस केस में अब तक ईडी कुल 2165 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है, जिसमें भारत के अलावा विदेशों में मौजूद प्रॉपर्टी भी शामिल है। इसके साथ ही एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट और 2 सप्लीमेंट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट भी दायर की जा चुकी हैं। पीएसीएल लिमिटेड एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसे पर्स नाम से भी जाना जाता है, जो 2014 में एक पोंजी स्कीम के रूप में काम करने और गैरकानूनी रूप से निवेशकों का पैसा इकट्ठा करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के बैन की गई कंपनी है। और इसी घोटाले में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कम से कम 60,000 करोड़ रुपए जमा किए थे। जो पूरा जो ये पल ग्रुप है, उसी ने अपना नाम बदलकर यहाँ पर पीएसीएल रखा, जो 2014 से अब ईडी की रडार पर है। इससे पहले सीबीआई ने 2014 में मामला दर्ज किया था और उसी जांच को अब ईडी आगे बढ़ा रही है। हवाला के जरिए हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए, लेकिन अब जिस तरह से यह मामला खुलकर सामने आ रहा है, उसमें सरकारों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। यानी उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और इस मामले के तार भी कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक देश में ईडी की छापेमारी के कई मामले सामने आ चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। बिहार में भी बड़ी छापेमारी की गई थी, जिसमें ईडी ने बेगूसराय में 2 ठिकानों पर छापेमारी की, जो अरबों रुपए के बैंक घोटाले से जुड़ा था। ये छापेमारी 3 जून 2025 को हुई थी, जिसके बाद झारखंड और बंगाल में भी छापेमारी की गई। ईडी ने झारखंड और बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े मामले से जुड़ी थी। जीएसटी घोटाले मामले में भी अभी हाल फिलहाल में छापेमारी की गई और ईडी ने 14,325 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिल घोटाले में
यहाँ पर कोलकाता, रांची और जमशेदपुर समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं वन भूमि घोटाले में भी छापेमारी की गई। इसके लिए ईडी ने झारखंड और बिहार के 16 ठिकानों पर रेड मारी थी जो वन भूमि घोटाले से जुड़ा था। और इन मामलों में यह साफ है कि इस साल की शुरुआत से ही ईडी काफी एक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट में खुद एसजी तुषार मेहता ने बताया था कि हजारों करोड़ों की रिकवरी ईडी की तरफ से की जा चुकी है। जनवरी 2025 से अब तक ईडी की जब्त की गई रकम के कुछ मामले सामने आए हैं, जिनमें 204 करोड़ रुपए ईडी ने नोएडा और लखनऊ में छापेमारी के दौरान यहां पर जब्त किए थे, जिसमें 135 बैंक खातों में जमा 204 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। और अब तक इस मामले में कुल 391 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर जा चुकी है। वहीं मीठी नदी सफाई घोटाले में भी ईडी ने 47 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। और अलग अलग बैंक खातों में भी ईडी ने कार्रवाई करते हुए एफडीआर और डिमेट खातों में 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फ्रीज की। वहीं 9,15,836 करोड़ रुपए टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने राजू खान की यहाँ पर जो अचल संपत्ति है 6,34,000 रुपए की, उसे भी जब्त किया। अब इस मामले में कुल 9,15,836 रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई है। वहीं 100 करोड़ रुपए की 92 संपत्तियों को भी MUDA घोटाले में ईडी ने यहां पर जब्त की हैं। आपको बता दें कि इनका बाजार मूल्य जो है वो 300 करोड़ रुपए आंका गया है। इन मामलों से साफ है कि जनवरी 2025 से अब तक ईडी ने हजारों करोड़ रुपए की रिकवरी की है और कई मामले ऐसे हैं जिनमें कार्रवाई जारी है। यानी इस साल जिस तरह से ईडी की सक्रियता देखने को मिली है, न सिर्फ राजनेता बल्कि कई बड़े कारोबारियों के जो तार थे राजनेताओं से जुड़े हुए, उस मामले का भी खुलासा किया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। तो फिलहाल ईडी की कार्रवाई पूरे देश में जारी है। अभी दिल्ली से हिमाचल तक ईडी काफी सक्रिय है और कई बड़े ग्रुप जो है वो ईडी के निशाने पर है। यानी आने वाले दिन जो है वो कई घोटालेबाज और भ्रष्ट नेताओं के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।